हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सितंबर 10 की एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो गया, ओके देख लीजिए, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया और क्या हो गया, फायरमैन हो गया। तो क्या है, जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसका, जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 75। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा। एक में देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा। उसमें से कम, मतलब कम से कम नहीं बोलिए, मैक्सिमम मार्क्स 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन आपसे आपको जीके जीएस से आएगा। तो क्या है कि जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। और क्या है, आपको एक बार और बता दें, जीके जीएस में जो करेंट अफेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपका एग्जाम से 15-20 दिन पहले हम करेंट अफेयर भी लाएंगे, 6 महीना पीछे का करेंट अफेयर, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, डाउट थोड़ा करेंट अफेयर से भी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। क्या, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आधारित है। और आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज नंबर 11 डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश, उसका भी क्लास आते रह रहा है, वो भी देखिए आप। और उसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास भी स्टार्ट है, तो वहाँ भी जाके यदि आपको लगे तो थोड़ा सा डाउट है मध्यकालीन भारत में, हिस्ट्री में, तो आप वहाँ देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोलिए सर चंबल नदी पर, देखिए चंबल नदी जो है कहाँ से निकलती है। चंबल नदी जो है, देखिए महू, महू जगह है, कहाँ है महू, एमपी में है। देखिए महू एमपी में है, तो महू एमपी में जाना पाव पर्वत है, कौन है, जाना पाव पर्वत, जाना पाव पर्वत से चंबल नदी का उद्गम होता है। ओके, चलिए आपको एक बार और बता दें, बोलिए सर थोड़ा चंबल नदी के बारे में और बताइए। देखिए चंबल नदी जो है बिहार, चंबल नदी के किनारे जो ना बिहार क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। ओके, चंबल नदी ज्यादा बिहार बनाती है। ओके, जैसे में आप एमपी में नाम सुने हैं, करौली नाम सुने होंगे, धौलपुर नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे क्या है, बिहार का ज्यादा निर्माण है। ओके, और जो चंबल नदी है वो कहाँ पे, आपको राजस्थान में भी जाती हैं। और जो कौन सा जल विद्युत परियोजना जो 4 बना हुआ है, हम आपको अभी बताते हैं। तो एमपी प्लस राजस्थान दोनों का संयुक्त परियोजना है। किसका किसका, एमपी प्लस राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए ना चंबल नदी के बारे में। और यदि आपसे पूछ दे चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या कहा जाता है, तो इसको चम्रनवती, चम्रनवती कहा जाता है। किसको, चंबल नदी को चम्रनवती कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से है, जाना पाव पर्वत महू में है, जो कि कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश में है। ओके, और ये जो चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है। ओके, तो आप पूछिएगा सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए चंबल नदी पर 4 बांध है। ओके, गांधी सागर बांध है, कहाँ पे है, मंदसौर में है। मंदसौर कहाँ, एमपी में। ओके, गांधी सागर जहाँ रावण का ससुराल है, मंदसौर, मंदोदरी के बारे में जानते हैं ना, उसका रावण की पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी। ओके, तो देखिए गांधी सागर मंदसौर में है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, नहीं नहीं नहीं, राणा प्रताप सागर है। उसके बाद जवाहर सागर है और कोटा बैराज है। तो 4 है, कौन कौन है, देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और यदि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में तो जानते होंगे ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन आता ही है चंबल नदी से। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब गांधी सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए चंबल नदी पर स्थित जलाशय गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ओके, और 4 बता दिए ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, दोनों का संयुक्त परियोजना है। किसका किसका, राजस्थान प्लस एमपी का। ओके, उसके बाद देखिए आप पूछिएगा सर, जैसे में चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है,
तो इसका भी कोई सहायक नदी होगा ना चंबल का। तो देखिए काली सिंध हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया, सब जो है कौन सा है, सब चंबल नदी का सहायक नदी है, काली सिंध, पार्वती और बनास। ओके चलिए गोविंद सागर झील के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ये बहुत भी क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील से क्वेश्चन जो है, गोविंद सागर से क्वेश्चन बहुत आता है, जो गोविंद सागर झील है। देखिए सबसे पहला तो आप याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। आप छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर मत जान जाइएगा, हिमाचल प्रदेश में भी एक बिलासपुर जगह का नाम है। तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। ओके उसके बाद देखिए गांधी सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। देखिए गांधी सागर और जवाहर सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर ओके और कोटा बैराज जो कि राजस्थान में है। ओके चलिए इतना बता दिया आपको, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज कहाँ पे है? कहाँ पे है? राजस्थान में है। चलिए ये दोनों मध्य प्रदेश में है। चलिए गांधी सागर बांध 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो गांधी सागर बांध जो मंदसौर में कब स्थापित हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर ब्यास नदी सतलज नदी से संबंधित है। ओके और आपसे क्वेश्चन देखिए एसएससीआर का पेपर दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो हुसैन सागर झील और कोलोरी झील है जो कहाँ पे है? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कोलेरू झील और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए आप समझ गए ना, इतना विशेष जानकारी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़े का मिलान सही है? देखिए सही है, गलत नहीं पूछा है। क्वेश्चन आप दीजिएगा तो देखिए जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और क्वेश्चन गलत होने से आप कितना मतलब आपका रैंक कितना बिगड़ जाएगा, चाहे आप खुद सोच लीजिए। तो ये पूछा है मिलान सही है, तो क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो कौन सा मिलान सही है? देखिए नेवेली लौह के लिए नहीं, राउरकेला अभ्रा के लिए नहीं, हजारीबाग भूरा कोयला के लिए नहीं, झरिया कहाँ है? झारखंड में है, झरिया झारखंड में कोयला के लिए। तो ऑप्शन इसका सी एकदम सही हो जाएगा। ओके तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए झरिया हम आपको पता है ना, झरिया कहाँ है? झारखंड में है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? झारखंड में है। तो चलिए ये समझ गए। नेवेली क्या है? तमिलनाडु के जो कुडालोर जिले में स्थित है। तो नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन बहुत भी है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। नेवेली थर्मल पावर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? थर्मल पावर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नेवेली, जो कि तमिलनाडु के कहाँ पे? कुडालोर जिले में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स चलिए उड़ीसा के आप राउरकेला के बारे में जानते हैं ना? राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राउरकेला। तो आप समझ गए फ्रेंड्स। चलिए हजारीबाग तो सब जानते हैं, हजारीबाग झारखंड में है, हजारीबाग झारखंड में है। आप याद है आपको जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल को ही तोड़ के किस तरह फरार हुए थे? ओके फ्रेंड्स वो हिस्ट्री में आपको बताएंगे। तो किस दिन? तो दीपावली के दिन। क्वेश्चन भी आ जाता है किस दिन जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से? तो दिवाली के दिन। देखिए फ्रेंड्स कितना बता दिया आपको। चलिए हजारीबाग जो है झारखंड में है और कोयला और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स कोयला और अभ्रक उत्पादन के लिए। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैली में पाया जाता है। चलिए तो उसके बाद आपको देखिए कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क है। तो आपसे पूछ देगा जो कुद्रेमुख है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है। चलिए राजमहल झारखंड में है, सोहागपुर आपको मध्य प्रदेश में। सोहागपुर मतलब इटारसी से मतलब कितना 30-35 किलोमीटर आगे है, नज़दीक में इटारसी से सोहागपुर। उसके बाद देखिए विश्रामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन देखिए राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओके और आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इंसुलिन हार्मोन, तो 22 का तो आपको आंसर बता दी ना ऑप्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ देख लीजिए 23 के बारे में। देखिए इंसुलिन जो है हार्मोन का उत्पादक जो है पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल्स में होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट ने की। तो बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी कमी से क्या होता है? तो देखिए इसकी कमी से आपको डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। आपसे पूछ देगा इंसुलिन की कमी से क्या होता है और उसकी अधिकता से क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, और यदि अधिक हो जाएगा तो हाइपोग्लिसेमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये पिछला जो टेस्ट सीरीज करवाए हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें हम डिस्कस अच्छी तरह कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो आपको बता दिए इसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है और अधिकता से हाइपोग्लिसेमिया नामक रोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ ग्रंथि देखिए और हार्मोन देखिए। ओके, तो देखिए लैंगर हैंस द्वीपिका कहाँ है? इंसुलिन में है। ओके, उसका हार्मोन क्या है? इंसुलिन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल, व्रिसन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, और गर्भाशय क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मतलब आप पेपर दीजिए तो क्या है, कोई भी पेपर दीजिए तो उसमें क्या करना, ये चीज याद रखिएगा। व्रिसन टेस्टोस्टेरोन के किसका? मेल का पार्ट है, और गर्भाशय महिला का पार्ट है, क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या है क्वेश्चन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 24 पे आते हैं। तो 23 का आपको पूरा डिस्कस कर दिए। 24 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो देखिए ग्रीन हाउस जो प्रभाव है आप तो जानते होंगे, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है कि ये क्वेश्चन सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की क्या होता है, समस्या हो जाती है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन 24 का सी हो गया। देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओके, ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः निम्नलिखित गैसों के कारण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन गैस इसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। कौन कौन हो गया? CO2 मीथेन हो गया, CH4 मीथेन हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ओके, देखिए क्या होता है, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, वायुमंडल में यदि तापमान की वृद्धि होगी तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ओके, देखिए ओजोन परत को नष्ट करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से, मतलब क्या सभी से निकलता है। किस किस से निकलता है? एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इससे क्या निकलता है? CFC गैस निकलता है, जो कि ओजोन परत को क्या करती है, मतलब नष्ट करती है। ओके, मतलब क्षति पहुंच जाती है। चलिए गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो पेट्रोल और इथेनॉल आपको पता है ना, इथेनॉल अभी पेट्रोल में मिलाया जाता है, यूज किया जाता है मिला के। तो क्या है, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है? गैसोहॉल पर्यावरण मित्र बनता है, मित्र ईंधन बनता है। ओके, चलिए आपको अम्ल वर्षा के बारे में बताए थे ना। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। तो पिछला बार आप यदि पढ़े होंगे तो उसमें हम अम्ल वर्षा के बारे में अच्छी तरह बता दिए हैं। ओके, और ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। चलिए 25 पे आते हैं। 25 का क्वेश्चन तो सब आदमी आप जानते होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध आप जानते हैं ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? किनका?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आप वहाँ का राजस्थान का एक जिला जानते होंगे, क्या, सिरोही। सिरोही पहले राजस्थान में था, लेकिन फिर उसको गुजरात में मिला लिया जाता है। लेकिन जब सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन बाद फिर गुजरात सरकार है जो सिरोही को राजस्थान का जिला बना देता है। तो वर्तमान में सिरोही कौन सा स्टेट में है, तो राजस्थान में है। सिरोही कहाँ पे है, राजस्थान में है। वहाँ आप माउंट आबू जानते होंगे ना। ओके, चलिए, तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आप लाल बाल पाल जानते हैं ना, लाल बाल पाल मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन चलाए थे ना, उसके बाद उनका मृत्यु कब हुआ था बाल गंगाधर तिलक का, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जिस दिन असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, तो 25 को आपको बता दिए। उसके बाद देखिए आपको सब बात बता दिए। और बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, लोकमान्य, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, और वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए उन्होंने आईएनसी, आईएनसी मतलब बताए थे ना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब कब किया था, देखिए 3 बार किया था। 1886 में किया था, 1893 में किया था, और 1906 में किए थे। कब कब, 1886, 1893 और 1906। तो 1886 में कहाँ किए थे अध्यक्षता, आपको जब हम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे ना, तो क्वेश्चन आपको भरपूर पूछा जाता है। ओके, कहाँ पे अध्यक्षता, कौन सा मतलब 1886 का अध्यक्षता किसने किया था, कहाँ किया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 1886, 1893 और 1906 का अध्यक्षता कौन किए थे, आपको दादा भाई नौरोजी किए थे। और 1886 का अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था, और 1893 का अध्यक्षता लाहौर में हुआ था। कहाँ पे, लाहौर में, ये कलकत्ता में, और 1893 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो इतना जानकारी काफ़ी है। चलिए 26 का क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए हम अभी कितना पॉइंट आपको बताएंगे। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश जो था उसका महान जो शासक था गोविंद तृतीय था। कौन है, गोविंद तृतीय। ओके, तो इससे पहले आप राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन आता रहता है। दंती वर्मन। कौन थे, दंती वर्मन। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती वर्मन। ओके, और राष्ट्रकूट वंश का आपको राजधानी भी पूछ देता है, तो कौन है, मान्य खेत। क्या, मान्य खेत, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 2 चीज आपको बता दें राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंती वर्मन या दंती दुर्ग बोलिए, और राजधानी क्या था, राजधानी था मान्य खेत। ओके, उसके बाद देखिए तो गोविंद तृतीय के बारे में आपको बता दें, गोविंद तृतीय कौन था, गोविंद तृतीय जो था धारवर्ष का पुत्र था। ओके, धारवर्ष मतलब मृत्यु से पहले शासक किसको घोषित करता है, गोविंद तृतीय को शासक घोषित करता है। क्योंकि वो बड़ा लड़का भी नहीं था वो, लेकिन वो मतलब कुशल योद्धा था। ओके, और राजनीति के बारे में ज़्यादा ज्ञान था। तो वही कारण जो है धारवर्ष जो है अपने पुत्र गोविंद तृतीय को क्या करता है, शासक बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भाई होता है वो आक्रमण भी कर देता है। तो उसमें क्या होता है, गोविंद तृतीय जीत जाता है, लेकिन भाई की हत्या नहीं करता है। ओके, और उसको मतलब कुछ राज्य देख के कहता है कि आप वहाँ पे शासन करो। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा। आप जानते हैं ना राष्ट्रकूट वंश में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर के बारे में जानते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो है उसको किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किसने, देखिए कृष्ण कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में किसको, कैलाश मंदिर बनाया, किसको, चट्टान को कटवा के। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में चट्टान काटकर क्या बनवाया, कैलाश मंदिर बनवाया। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। और 26 का आंसर आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए 27 के बारे में, ओहो देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे,
तो आप जानते हैं अभिनव भारत के बारे में? देखिए वीर सावरकर जो थे वो अभिनव भारत का क्या किए थे, स्थापना किए थे। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इससे पहले तो आपको हम सब बात बता दिए ना ये सब। देखिए अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर थे। ओके, उसके बाद देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर थे। कौन? वीडी सावरकर। क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आते ही रहेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप जो है ना, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है उसका लेखक वीडी सावरकर है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर जी हैं। चलिए वीडी सावरकर जी का नाम क्या है पूरा? देखिए विनायक दामोदर सावरकर, ओके, द्वारा 1899 ईस्वी में सॉरी, वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, ओके, मित्र मेला की स्थापना किया गया था। लेकिन बाद में उसको 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में क्या किया? परिवर्तित हो गए। तो जो वीडी सावरकर थे 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की। किसका? मित्र मेला की स्थापना की किसने? वीडी सावरकर जी ने मित्र मेला की स्थापना की 1899 ईस्वी में। लेकिन बाद में वो क्या था, एक क्या है, गुप्त सभा बन जाती है, क्रांतिकारी के द्वारा गुप्त सभा सपोर्ट किया जाता है। तो गुप्त सभा बन जाती है और 1904 ईस्वी में उसका नाम परिवर्तित होकर अभिनव भारत कहा जाता है। जब हम अभी मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे ना तो ये सब पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर। ओके, तो वीडी सावरकर 1899 में मित्र मेला की स्थापना की और बाद में उसका नाम परिवर्तित कर दिया अभिनव भारत 1904 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 27 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। देखिए ये भी बहुत विवेक क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925। तो आपसे डेट नहीं पूछेगा, आपसे जो ईस्वी पूछेगा 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। कब, कौन की? तो केशव बलिराम हेडगेवार। ओके, उसके बाद देखिए अनुशीलन समिति। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति के बारे में देख लीजिए। बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। चलिए तो 27 के बारे में जान लिए, 28 के बारे में जानिए। 28 का क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखा था, कौन रखा था? जेपी नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। तो चलिए आप कहिएगा सर थोड़ा इसका इतिहास बताइए, दल रहित लोकतंत्र का मतलब ये मतलब जो प्रस्ताव रखी, इससे पहले भी ये जो शब्द है दल रहित लोकतंत्र है कभी तो आया होगा, तब ना जयप्रकाश नारायण जो है वो क्या रखे, इसका प्रस्ताव रखे। तो देखिए आपको बता दें, जो इस विचार को मतलब किसको, दल रहित जो लोकतंत्र है वो विचार की शुरुआत सबसे पहले एम.एन. राय ने की। किसने? एम.एन. राय ने की। एम.एन. राय ने की, जिसे बाद में गांधी जी ने आगे बढ़ाया। किस ओके, तो जो दल रहित लोकतंत्र का जो विचार था सबसे पहले एम.एन. राय लाए और गांधी जी जो थे वो जो मतलब दल रहित लोकतंत्र है उसको आगे बढ़ाया। ओके, और आपको बता दें कि जब उसके बाद क्या नाम है, दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखा भारत में, वो रखे कौन? जयप्रकाश नारायण। तो बोलिए सर दल रहित लोकतंत्र क्या है? तो देखिए जो इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का जो शुरुआत किया था, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ की थी। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 28 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ओके, देखिए जयप्रकाश नारायण बिहार छात्र आंदोलन के नेता थे। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। आपको हम अभी बताया ना, उस दिन मतलब दीपावली के दिन ही वो जेल दीवार फांद कर कहाँ हो गए थे, रात में फरार हो गए हजारीबाग जेल से। तो ये क्वेश्चन SSCR में या आप DRDO का पेपर देने जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो जयप्रकाश नारायण थे हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो उस दिन कौन सा मतलब पर्व था या कौन सा त्योहार था? तो क्या त्योहार था? दीपावली। दीपावली त्योहार था, याद रखिएगा ये बात। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। ओके। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक है उसका जो लेखक है कौन है? जयप्रकाश नारायण है, जिसे लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। क्या? लोकनायक नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद देखिए 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखे। तो प्रिजन नामक डायरी पुस्तक किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने लिखा। ओके, चलिए 29 का क्वेश्चन पे आते हैं हम। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो विनिवेश को सार्वजनिक क्षेत्र में तो उसको निजीकरण कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। 1991 ईस्वी में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1991 ईस्वी में? नरसिम्हम राव। क्या? नरसिम्हम राव, याद रखिएगा। कौन थे 1991 में प्रधानमंत्री भारत के? नरसिम्हम राव प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के शासनकाल में, मतलब जो प्रधानमंत्री शासनकाल था उनका, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या अपनाया गया। ओके, उसके बाद देखिए 1991 में जब जो नरसिम्हम राव जो थे प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव, तो वित्त मंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, वो भी बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, उदारीकरण से आशय है वैसी नीतियों के प्रति रुझान एवं क्रियान्वयन जिनमें जो सरकारी नियंत्रण को कम किया जाता है। तो उदारीकरण में क्या है? सरकारी जो नियंत्रण है वो कम किया जाता है। चलिए, निजीकरण क्या है देख लीजिए। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया जाता है। तो निजीकरण कीजिए, निजीकरण क्या है? निजीकरण में जिसमें सरकार हो या सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका कम हो तो क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। ओके, और आपका ये असल वैश्वीकरण क्या है? देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अलग अलग न रखकर उसका समन्वय विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किया जाता है। इसमें व्यापार हो गया, पूंजी हस्तांतरण हो गया, तकनीक हस्तांतरण हो गया एवं उत्पादन साधनों का विश्व स्तर पर स्वतंत्र आवाजाही होता है। किसमें? वैश्वीकरण में। चलिए 29 का देख लिए, 29 का डी। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 30 पे। देखिए 30 का क्वेश्चन देखिए, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है, तो इस ये हो जाएगा ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? तो ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन। ओके, ऑप्शन ए हो गया। तो देखिए स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप या परिश्रावक बोलिए, रोगी की रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। तो रोगी का जो रक्त का संचार होता है उसको क्या करता है? परीक्षण करता है। कौन? स्टेथोस्कोप। ओके, तो चलिए, एक्स किरणें जो है शरीर के हड्डी जैसे सघन हिस्सों को विस्तृत छाया लेने में प्रमुख निदान सूचक क्या है? उपकरण है। कौन? एक्स किरण। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन यही तक था, क्वेश्चन नंबर 30 तक था। तो टेस्ट सीरीज नंबर 11 भी हो गया। इसी तरह आपको जो टेस्ट सीरीज है रेगुलर आते रहेगा फ्रेंड्स। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार और बताते हैं क्या है, थोड़ा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो जय हिंद दोस्तों। फिर अगला वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और मध्यकालीन भारत का भी वीडियो रेगुलर आता है, तो क्या है उसका भी ड्यूरेशन आप छोटा छोटा कर दिए हैं, तो रोज आप देखते रहिए और आपका क्या है डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स।